अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर मैं चाहूँगा हम बात करें। इस वक्त एक बहस जो पाकिस्तान में भी चल रही है, गो के दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिबेट क्यों चल रही थी और इसका मकसद क्या था, ये मैं जानने से कासिर हूँ। लेकिन आज के प्रोग्राम में इसी मामले पर बात करना चाहूँगा। इसराइल काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है और इसराइल को तस्लीम करना या उसके साथ कोई सफारती ताल्लुकात बनाना या कोई इस तरह के मामलात करना, इस पर ख़ासी बात हो रही है। इस हवाले से कुछ ख़बरें, कुछ हक़ाइक़, कुछ मुख्तलिफ़ मामलात, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ये भी चलती आ रही हैं कि कहीं क्या पाकिस्तान के कभी किसी वफ़द ने इसराइल का दौरा किया था, क्या कभी किसी को कहा गया था कि इसराइल के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात बनाए या इसराइल को तस्लीम करे। और ये बहस ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बना रहे हैं, या कह लीजिए कि उसको तस्लीम करने की बात है या वहाँ के टूरिस्ट को आने देने की बात है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस वक्त। ऐसे में एक सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, दबाव है दोस्त इस्लामी ममालिक का कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे और उसके साथ कोई ताल्लुकात बनाए। सारी बात की तरदीद की गई। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े तौर पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन है। ये पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है और किसी सूरत पाकिस्तान में इस बात पर गौर नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान इन लाइंस पर सोच रहा है और ना पाकिस्तान सोचेगा। फिर एक बहस ये चल निकली कि आया पाकिस्तान को, ये तो दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ है, लेकिन क्या अदरवाइज़ पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। तो बहुत सारे लोग इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में भी बात करते रहे या इसके कुछ फ़वाइद बताते रहे, जबकि रियलिटी ये है कि इसका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये देखा जाए कि जिन ममालिक ने तस्लीम भी किया उनको भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान जिस तरह से फ़लस्तीन की हिमायत करता है या फ़लस्तीन के साथ या फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है, उसमें मसला फ़लस्तीन के हल से पहले पाकिस्तान का तस्लीम कर लेना इसराइल को, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और अगर तस्लीम करना किसी हद तक मकसूद हो तो क्यों ना नेगोशिएशंस की जाएं और जो मज़ालिम इस वक्त हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर हैं उनका ख़ात्मा किया जाए और उस मसले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल किया जाए, तो फिर शायद कोई बात आगे बढ़ सकती है। इस वक्त मसला फ़लस्तीन का हल किस हद तक मुमकिन है? क्या फ़लस्तीनियों को इसी तरह से दबाया जाता रहेगा, मज़ीद स्क्वीज़ किया जाता रहेगा? क्या आलमी बरादरी इसराइल का साथ देती रहेगी? और इसके साथ साथ इससे बढ़कर जो मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करने की तरफ या उनके साथ ताल्लुकात बनाने की तरफ जा रहे हैं, वो किन लाइंस पर सोच रहे हैं और उनको इस सब से क्या फ़ायदा है? ये वो चीज़ें हैं जिन पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। अगेन, जहाँ पर हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम है और आज का दिन ख़ासा अहम है, लेकिन ये एक ऐसा ऑनगोइंग बड़ा मसला है जिस पर बहस ज़रूरी है। गो कि हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर और डे टू डे डेवलपमेंट पर बात करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम डेडिकेटेड है इस इसराइल के मामले पर और उस तस्लीम करने के मामले पर या मसला फ़लस्तीन के मामले पर। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, किस तरह से देखते हैं आप, आउट ऑफ नो वेयर ये एक बहस जन्म लेती है, इस पर हम सोशल मीडिया पर हिमायती भी कुछ लोगों को आता सामने देखते हैं, फिर एक इल्ज़ाम इस मौजूदा हुकूमत पर आता है और मैं उन डिटेल्स में नहीं जानना चाहता जिन अलकाबात से हमारे वज़ीर आज़म को नवाजा जाता है, क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, फशो दर्द रखते हैं पाकिस्तान का, लेकिन कुछ ख़ास लोग उन पर कुछ इल्ज़ामात देते हैं और फिर ये कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है या कुछ उनके साथ रवाबित हैं, और फिर अब तरदीद हो गई। ये बात शुरू क्यों हुई, कहाँ से आई, किसने उड़ाई और फिर कहाँ से इतना ज़ोर पकड़ गई? हाउ डू यू सी इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चूंकि हमारे अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, और जब वहाँ पे एक नरम गोशा पैदा हुआ और आपने देखा कि वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तकरीबन तैयार हैं, इसी तरह यूएई और बहरीन वगैरह, या आप देख लीजिए कि सूडान, इन मुल्कों ने उनको तस्लीम भी किया, तो आम आदमी का ये ख्याल था कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है सऊदीज की तरफ से और इस वजह से पाकिस्तान शायद बकल कर गया और हम तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वजाहतें भी थोड़ी बहुत साथ हैं उस वक्त आई, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जो किस्सा है यहाँ पे वो बड़ी जल्दी जोर पकड़ जाता है जी। ऑपोजिशन ने इसको बहुत हवा दी ये सोच के कि वाकई ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है,
और ये तूफान खड़ा कर दिया। गवर्नमेंट वजाहतें देती रही और हर लेवल पे, फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये कहा गया कि हम इजराइल को हरगिज तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन ये थम ही नहीं थी। तो सच टाइम के मियां नवाज शरीफ वाले वो डेलीगेशन का किस्सा सामने आया तो फिर ये लोग जो है वो बैकफुट पे चले गए। और अब आपने देखा कि उसके बाद वो और नहीं रहा इन इल्जामात में कि ये इमरान खान हुतियों का एजेंट है, यहूदी लॉबी, वो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह है, हम ये कह रहे हैं सऊदीज ने कुछ ना कुछ प्रेशराइज, सऊदीज तो लाजमन चाहेंगे कि इस्लामी दुनिया में से ज्यादा मुल्क उनके साथ शामिल हो इस किस्से में, ताकि उनके ऊपर उंगलियां ना हो। सही, बिल्कुल। ये जो चीज है, ये इसका बैकग्राउंड जो सऊदीज के लिए जरूरी है, अगर वो अपने तौर पे देखते हैं जिस तरह भी, वो बुनियादी तौर पे ईरान के साथ उनकी जो दुश्मनी है उसका है, और एक इजराइल है वो भी ईरान को दुश्मन समझता है। तो जब आपकी एक कॉमनैलिटी आ गई, एक कॉमन एनिमी सामने आपने रख लिया, तो इत्तेहाद होना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये एक आप कह लीजिए कि फिक्री अमल बन जाता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है। तो वहां तो ये चीज हुई है। लेकिन जन साहब, ये तो ईरान के साथ जो भी मामला है वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के साथ सऊदी अरब की हिमायत या हमदर्दी पर एक सवाल उसको छोड़कर ना अरब तो उसको देखें, मिस्रियों ने बहुत पहले उनको अबंडन किया, फिर जॉर्डन, फिर सीरिया, ये तमाम मुल्क जो है ये उनको अबंडन किया। सीरिया में फिर भी थोड़ा बहुत था उनका, लेकिन ये कि ये तमाम मुल्क जो है ये अबंडन कर गए इसी वजह से कि ये उनका बर्डन ले नहीं सकते थे। इन्होंने सब ने, किसी ने अगर रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था तो इजराइल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक ताल्लुकात उन्होंने अंडर द टेबल चल रहे थे उनके साथ जी। और ये मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये मतलब आम पब्लिक शायद ना जानती हो, लेकिन ये एक बात है और बिल्कुल एक मुस्तनद चीज है कि अक्सर अरब ममालिक ने जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ है, इजिप्ट वगैरह ने तो किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, लेकिन इनके ताल्लुकात बहुत हैं। और आज भी आप देखिए कि तैयब उर्दगान का बयान ये है कि हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हों, बहुत अच्छे हों, लेकिन ये है कि ये फलस्तीन का मसला रुकावट है। तो कंडीशनल है लेकिन रखे हुए हैं ताल्लुकात। तो इस वजह से आप ये देख लीजिए कि अरब ममालिक जो है वो मुनाफकत करते रहे हैं, ताल्लुकात रखते हुए इजराइल के साथ, लेकिन बज़ाहिर वो लोगों को पोज करते रहे कि जी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब ये 2-4 मुल्क में जिन्होंने खुल के कर दिया ईरान की वजह से, और आप देख रहे हैं कि बीच में एक बहुत बड़ी डिवीजन आ गई मुसलमानों। राइटली सेट जी, बड़ी तफसील से जन साहब ने सारे मामले पर रोशनी डाली। एक डिवीज़न आ गई है इस वक्त सारे मामले में, या कहीं ना कहीं ये ममालिक एक्सेप्ट कर चुके थे या कोई बैक चैनल राब्तों में थे, अगर खुल के नहीं भी एक्सेप्ट किया हुआ था, और अब खुल के एक्सेप्ट करने की बात है। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान ममालिक अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर अब तक उस तरह से खुल के नहीं किया हुआ था एक्सेप्ट, अब इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, या क्यों ज़रूरी था उनके लिए इस मौके पर ये सब करना? और उसमें क्या एक एंगल सिर्फ ईरान वाला है, ये देयर इज़ मोर टू इट? मैं चाहूँगा इस पर हम ब्रेक के बाद अब्दुल्ला गुल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लें, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। गुल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सर ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा, जो ममालिक, मतलब ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिर्फ हम एक क्रिटिसाइज़ करने के एंगल से नहीं देखें, हम इसको एक लार्जर कैनवस पे देखें। सऊदी अरब फॉर दैट मैटर, तमाम मुसलमानों का किबला वहाँ पर है, वहाँ देखते हैं सऊदीया लीड करने की बात भी करता है मुस्लिम उम्मा को। क्या मजबूरी थी कि अब खुलकर एक्सेप्ट करने की, एक के बाद दूसरे मुल्क को ये ज़रूरत पेश आ रही है कि अब आप खुल के एक्सेप्ट करें? गो के माजी में अगर आपके कहीं ना कहीं टाइज थे, राब्ते थे, लेकिन वो खुफिया थे या अंडरस्टैंडिंग्स खुफिया थी, तो इट कुड गो ऑन लाइक दैट। लेकिन अब आपने खुल के एक्सेप्ट किया, इसका क्या फ़ायदा है या क्या इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सबसे पहले तो सच टीवी और आपके प्रोग्राम गोया को मुबारक हो कि कम से कम किसी ने ये जसारत तो की। बहरहाल जनरल साहब का मौक़िफ़ भी आया। देखें, जहाँ तक बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई,
इसकी ज़रूरत बड़ी वाज़ेह है। अमेरिका इस खित्ते से एग्ज़िट कर रहा है और पहले आप देख लें कि सीरिया के मामले पे भी उसने क्या किया, उसने पस्ती इख्तियार की। फिर उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी का मामला हुआ, उस पर उन्होंने पसपाई इख्तियार की। फिर उसके बाद जो यमन के अंदर हुआ उसके ऊपर भी अमेरिकन का वो स्टैंस नहीं नज़र आया। इसका मतलब है कि अमेरिकन इस रीजन से जा रहा है। और ये तमाम जो मामलात शुरू हुए, जैरेड कुशनेर ने जो विजिट प्लान किया डोनाल्ड ट्रंप का, जो पहला विजिट सऊदी अरब का था, उसके और उसी पहले दौरे में वो नेक्स्ट जो हार्ट ऑफ मुस्लिम लैंड से उठ के फिर वो हार्ट ऑफ जूइश लैंड के अंदर जो है वो चले गए, वहीं इसराइल का दौरा किया, तेल अवीव का। अब मसला ये है कि अरब दुनिया के ऊपर प्रेशर इसराइल जो ईरान का था वो तो पहले भी था। क्या ये 5 साल 4 साल पहले नहीं था? तब से भी था। ये तो मुखासमत तो पुरानी चली आ रही है। इसलिए अगर ये प्रेशर था तो ये तो पहले फिर रिकग्निशन होनी चाहिए थी। ये तमाम इसलिए हुआ कि अमेरिकन इस खित्ते को यहाँ से निकलना चाह रहे हैं और उसके नतीजे में वो ये जो यहूदियों की और ख़ास तौर पे जो इसराइल की जो महरूमियाँ हैं वो ये समझ रहे हैं इसराइल कि अगर अमेरिका चला जाएगा तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। इसलिए वो जल्दी जल्दी लोगों के साथ उनके साथ हाथ मिलवा रहे हैं और ये जो सीरीज ऑफ लोगों की सबमिशन है टूवर्ड्स इसराइल और उनकी रिकग्निशन है, ये इसलिए पेश आ रही है ताकि अमेरिका जाने से पहले और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जब 20 तारीख को अपना ऑफिस छोड़ें तो उससे पहले पहले जितनी थ्रेट है उनको वो वहां से जो है उस थ्रेट को कम किया जाए। अब यहां ये बात सोचने वाली बात है कि ये शकूक क्यों पैदा होते हैं। अगर देखें ना, मोहम्मद सादिक जो हमारे मुसलमान पाकिस्तानी निजाद मेयर थे इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, तो उसके मुकाबले में वजीर आजम साहब ने जो जैक गोल्डस्मिथ थे उनको जाके उनकी इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट किया था, बकायदा हिस्सा लिया था जी, उनका वेट पूरा का पूरा उस तरफ। ये चंद चीजें हैं जो यकीनन सवालिया निशान उठाती हैं। फिर उसके बाद यह है कि 16 नवंबर 2018 को एक इसराइली जहाज आता है जो बरास्ता ओमान आता है पाकिस्तान, और उसकी जो है बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर उस टाइम पे शो हो रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की कि इजरायली निजात लोग आए हैं। ये तो मौजूद है, स्क्रीनशॉट्स इसके मौजूद है, बाद में वो डिलीट हो गया और मेरे पास भी वो मौजूद है और गालिबन मैंने आपसे शेयर भी किया है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अचानक जो है वो इसराइल के हक में कौमी असेंबली में जो है वो तकरीर हो जाती है। भाई, आपको किसी ने वहां रिक्वेस्ट की थी या कोई ऐसा टॉपिक छिड़ा, आपने अचानक क्यों की? तीसरी बात इसके अंदर यह है कि स्टार ऑफ डेविड जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बाकायदा बंदा एक कैंप लगा के बैठ जाता है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट इदारे उसको आके जो है उसको तल्फ करते, एक लड़का जाके जो है उसको तल्फ करता है। अगर क्या भारत का परचम लगा के कोई यहां बैठ जाए तो क्या इजाजत मिल जाएगी? कतई नहीं। देखिए ना, तो फिर इसराइल का कैसे? ये सारे फिर देखें, ये हकीकत है। क्या फ्रेंच अखबारात, क्या हमें नहीं मालूम कि बाकायदा जो पाकिस्तान का कभी इजराइल के साथ माजी के अंदर, मैं अपने वालिद तक की बात करूंगा और जनरल अमजद शोएब साहब इस बात की तायद करेंगे कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कभी नहीं था इजराइल के साथ, थ्रू फ्रांस होता था और फ्रांस के जरिए जो है वो कोई अगर कोई बातचीत होती थी तो वो फ्रांस के जरिए होती थी। फ्रांस के अखबारात लिख रहे हैं, इटालियन अखबार, ये आप 2018 का अब्दुल्ला गुल साहब हवाला दे रहे हैं। हमने तो कुछ ऐसी बातें, मुझे नहीं पता वो किस हद तक सच है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो एक खबरें चली या बातें हमने जो सुनी वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी किसी के दौरे की वहां पर बात है। जी बिल्कुल, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो है वो बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है टीवी के ऊपर। खुर्शीद महमूद कसूरी गए अपने काउंटर पार्ट से जो वहां उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे तुर्की के अंदर मिले, बाकायदा एयरपोर्ट की लाइटें जो है वो बंद कर दी गई, जहाज लैंड हुआ, ये पूरी बात मौजूद है। असल मसला यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो क्यों गए, वहां एजेंडा क्या तय हुआ और क्या उसके बाद वो बातचीत जो है वो क्या उसका दौर चल रहा है? क्या ये देखे ना कि अगर इजरायली टीवी जो है वो इसको बात को कह रहा है कि हाँ लोगों ने दौरा किया है, अभी हालिया किया है, हुकूमती जो काबीना है उसका आखिर कौन सा वो एडवाइजर है या मिनिस्टर है जो गया है? देखिए ना, ये पूरी दुनिया के अखबार झूठे, तो फिर मैं दफ्तर खारजा को कहता हूं कि आप उनके ऊपर मुकदमा करें। ऐसे झूठे अखबार को तो कभी बख्शना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्यों नहीं उनको जो है आप यू बुक देम फॉर दिस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन?
देखिए सीधी सी बात है कि ऐसे ये धुआं जो है नहीं उठ रहा, ये चिंगारी मौजूद है। और जो सबसे खतरनाक बात है, रिकोडेक के ऊपर आपको 5.6 बिलियन डॉलर जो है वो जुर्माना हुआ। अब आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि हमें ये पैसों के नतीजे में आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें तो हम आपको यहां छूट दे देंगे। ये जब से आपके ऊपर जुर्माना हुआ, हुकूमत पाकिस्तान सो रही थी, क्यों नहीं? मैं जनरल साहब की जाने बढ़ूंगा। गुल साहब बड़ी तफसील से आपने भी सारे मामले पर बात की। जनरल साहब, ये जिस तरह से अभी गुल साहब ने फरमाया कि कुछ तो है कि ये धुआं उठ रहा है, ये धुआं ऐसे नहीं उठ रहा, ये बातें ऐसे नहीं हैं। वो कौन सी लॉबी है, वो कौन से हिमायती हैं जो ये दलीलें दे रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को अब चाहिए, इट्स अबाउट टाइम कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले और उसको भी अपने ताल्लुकात बना लेने चाहिए जब बाकी ये कहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं? और कहीं पर हम 2018 माजी की हुकूमत में चले जाते हैं, कहीं पर बात इस हुकूमत पर आ जाती है। ये तसलसल है कि कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, चाहे वो पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, सफ़ों में, जो कहीं ना कहीं अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं इस तरफ। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो सऊदी अरेबिया का मसला आया था वो ये था कि जो उन्होंने यमन में जंग छेड़ी, उसमें ईरानी चूंकि हूथीज को सपोर्ट कर रहे थे तो सऊदीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो कुछ कर नहीं सके और लगातार मिसाइल्स हैं, जो उनके ऑयल इंस्टॉलेशन वगैरह हैं, ये कई दफा वो डैमेज कर चुके हैं। और अभी लास्ट जो उन्होंने किया वो इतने रेंज पे जाके जद्दा में उन्होंने, जद्दा के मुताफात में इनकी कोई रिफाइनरी थी, वहां उन्होंने हिट किया। तो ये अमेरिकन होते हुए कि अमेरिकन उनकी सरजमीन पे बैठे हुए थे और उन्होंने इनको पैट्रियट मिसाइल और सब कुछ दिया हुआ था, उसके बावजूद वो दिफा नहीं हो सका। और मेरा अपना अंदाजा है कि वो इजराइल की तरफ झुके इसी वजह से हैं कि उनका ये ख्याल है कि चूंकि डायरेक्ट थ्रेट इजराइल समझता है अपने आप को ईरान से, तो ये हमें ज्यादा बेहतर सपोर्ट दे सकेगा। वल्लाह आलम ये एक असेसमेंट है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें पाकिस्तान में पहले भी कई दफा उठी, क्योंकि बाज लोग जो है वो हमेशा ये समझते हैं कि अगर आप इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं रखते कोई नैनी केस इतने सालों में आपने फलस्तीनियों की क्या खिदमत की है, और हो सकता है कि अगर आप उनको रिकॉग्नाइज कर लें तो शायद आपको मुज़ाकरात करके बातचीत के जरिए फलस्तीनियों को हेल्प कर सकें। फिर ये सोच दोबारा शुरू हुई इस तरह के जब भारत के ताल्लुकात इजराइल से बहुत बढ़ने शुरू हुए, तो उस वक्त फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि जी हमने अगर इनको पहले रिकॉग्नाइज किया होता तो इंडिया उसके साथ आगे न जाता। जैसे इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल रही है, कश्मीर में वो टेक्निक्स उनको सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वक्तन फुक्तन ये चीजें आती हैं। इस पे डिबेट करने में कोई बुराई नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने गुनाह कबीरा कर दिया अगर नाम ले लिया, लेकिन असल चीज यह है कि डिबेट में हर दफा असूली मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। 1947 में जब हमने ये फैसला किया कि हम इजराइल को नहीं तस्लीम करते, जो कायदे आज़म की रहनुमाई में हुआ, तो वो एक असूल की बुनियाद पे था और उसकी कश्मीर से भी रिलेशनशिप थी और मुस्लिम उम्मा से भी और फलस्तीन से। अब उससे लेके आज दिन तक आप इस असूल की बुनियाद पे ये फैसला किया था, उस असूल में कोई या उसके हालात में कोई तब्दीली तो नहीं आई जी। तो आज अगर आपको भारत के मुकाबले में किसी चीज की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है तो आप ये कहते हैं कि जनाब हमारा असूली फैसला था, हम असूल पे कायम और हमारी कौम मुतमईन है। सो लिहाजा ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये डिबेट होगी और वक्तन फक्तन जब हालात बदलेंगे लोग बात करेंगे। कोई नई जनरेशन आ रही है, वो शायद पुराने हालात और उन चीजों से उतनी उसकी वाकियत नहीं है या उसकी अटैचमेंट उतनी नहीं है, लेकिन ये कि इन लोगों को कहा जाए कि आप मुंह पे टेप लगा रहे हैं, अब इस पे बात न करें क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसके बाद जहन्नम आपके मुकद्दर हो जाएगी पक्की, वो नहीं है, वो ऐसे नहीं है। आप हमेशा डिबेट करके लोगों को कायल करें कि जनाब ये काम नहीं हो सकता। वैसे भी आप देखिए दुनिया के तमाम मुल्कों की नस्बत पाकिस्तान में यह मामला बड़ा सेंसिटिव है। हमें अपने मुल्क की यकजहती, अपना इत्तेहाद ये ज्यादा जरूरी है और ज्यादा अहम है हमारे लिए किसी और चीज के मुकाबले। ये जल साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिबेट को अवॉइड ना किया जाए, बात करके कन्विंस किया जाए, असूली मौक़िफ़ आए और आप बताएं कि ये काम क्यों नहीं होना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल पर्दा कर लें और इस पर बात ही ना आप करें, क्योंकि आप इसको एनालाइज करें, आप इसको असेस करें, आप ये देखें कि बाकी जो ममालिक हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको क्या नुकसानात हैं, दोनों चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसके बाद एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर इस सारे मामले पर आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अचानक इस पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम शुरू होता है, सोशल मीडिया पर शुरू होता है मुनज़्ज़म अंदाज में,
मुख्तलिफ जगहों से मुनज़्ज़म अंदाज में आवाज़ें उठती हैं, तो एक तासुर ये उभरता है कि कोई एक लॉबी है, कोई ख़ास तबका है जो शायद चाह रहा है कि इसके लिए ओपिनियन मेकिंग की जाए, और वो बग़ैर डिबेट के या शायद वन साइडेड डिबेट के ही वो ओपिनियन मेकिंग कर दी जाए या माइंड मेकअप किया जाए आवाम का, जो कि सरासर गलत है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब, अभी जिस तरह जल साहब ने बात की है, मुझे तो बिल्कुल समझ में आती है बात, लेकिन एक तरफ ये मौक़िफ़ भी आता है कि नहीं, ये डिबेटेबल ही नहीं है। जो कह दिया पाकिस्तान में पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, फादर ऑफ द नेशन ने, वो हतमी था। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो लिखा गया वो हतमी है, एंड देयर शुड बी नो डिबेट, एब्सोल्युटली नो डिबेट ऑन इट। ये कायम है हम इस बात पे, हम बात ही क्यों करें कि ऐसी चीज़ की जो नहीं करनी चाहिए? डिबेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों डिबेट हो? अगर कल को बात की जाए कुरान की वहदानियत के ऊपर तो फिर इस पे डिबेट होनी चाहिए। क्या अगर बात की जाए कल को पाकिस्तान के क़याम के ऊपर तो फिर डिबेट होनी चाहिए। क्या अगर बात की जाए कि कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया जाए खुदा न खास्ता, तो डिबेट शुरू कर दें इसके ऊपर। क्या इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि कश्मीर हम कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा तस्लीम कर लें और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को उनके मुताबिक वो तस्लीम कर ले? तो इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। क्यों डिबेट करनी चाहिए जी? जादूगर जो होता है, अगर जब जादूगर का देखें ना, जादूगर को क्या फ़ायदा होता है? मैं ये आपने फ़ायदे की बात की कि फ़ायदे होते हैं, इसमें क्या लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, हमें नहीं पता। वी डू नॉट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें अपने पाकिस्तान का मतलब पता है, जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब है, जो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पैदा हुआ है, और इसराइल भी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर चला है। ये दोनों नज़रिए एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जादूगर जब बनता है, नहीं आप क्या करेंगे? जो इसके हक में गुल साहब आवाज उठाता है, उसकी जुबानबंदी कैसे आप देखें सर, मैं आपको या कि आप उसको कन्विंस करेंगे विद द राइट आर्गुमेंट कि भाई इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये रीजन। कुछ चीजें जो है हमारी, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, जैसे अल्लाह की वादानियत के ऊपर हम जो है वो डिबेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के बनाने के ऊपर बुनियादी तौर, मैं जल साहब आप ही की तरफ आऊंगा, गुल साहब का पॉइंट लेके। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बनाने का मकसद था, उसके ऊपर क्या हम डिबेट कर सकते हैं? कायदे आज़म के 3 बुनियादी असूल जो हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है। पहला, कायदे आज़म ने जो है वो कहा था कश्मीर जहाद के जरिए हासिल किया और कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करो। आज कहा जाता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगा वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। कायदे आज़म ने जो है ऑपरेशन करजन करके जो है बाकायदा हमारा जो अफगान बाउंड्री थी वो उसके ऊपर एक सोल्जर भी नहीं लगाया। आज हमने 2,02,000 फौज लगा दी। ये भी कायदे आज़म का लॉ जो है वायलेट किया। तीसरा कायदे आज़म का यह है कि कायदे आज़म इसको नाजायज रियासत कहते हैं। ट्रूमैन जब जो है इसके ऊपर देख लेना, प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है वो कहता है कि ब्रिटेन को दरखास्त करता है कि 1 मिलियन लोगों को जो है वो यहां बसाया जाए, यहूदियों को। उसके मुकाबले में वो सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद से जो है वो 100 आदमियों को अमेरिका में एडजस्ट करता है सिटीजन के लिए। ये उनका तरीकाकार है। और अगर यही असूल है कि यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए, तो फिर क्या हमारे स्पेन की रियासत पाके उस मुसलमानों को वापस नहीं मिलनी चाहिए? अगर ये कानून है, अगर ये झटका असूल है, तो फिर झटका असूल यहां स्पेन के ऊपर भी जो है पूरा एप्लीकेबल होता है। ये बेनेट्स के ऊपर और अमेरिकन पैसे के ऊपर यहूदियों की नाजायज रियासत कायम हुई। पाकिस्तान का बच्चा इससे टकरा जाएगा, हद तक कि इसको पाश ना कर दे। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं। आप कैसे इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं? दूसरी बात जो मैंने गुजारिश की, फायदा, जादूगर के जादू करने के फायदे होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचा दिया, और जादू आपको पता है, कहा गया है कि ये हक है, होता है, और करने वाला काफिर है। अब आप मुझे बताएं उसको वक्ती फायदा होता है या ज्यादा नुकसान होता है? जादूगर के लिए जो है वो जहन्नम लिख दी गई, तो फिर आप जो है वो जादूगर के वक्ती फायदे को देखेंगे। ये इसराइल के मुतालिक जो है, जैसे जनरल साहब ने कहा, इजिप्ट ने जो है कबूल किया। आज इजिप्ट की शनाख्त क्या रह गई है पूरी दुनिया के अंदर? आप मुझे बताएं, वेयर इज इजिप्ट स्टैंडिंग टुडे?
पाकिस्तान नजरियात की बुनियाद पे आइडियोलॉजिकल स्टेट है। अगर हम अपने आइडियोलॉजी से फिर गए अरसलान खालिद साहब, वी विल बी फिनिश्ड, वी विल बी डिमोलिश्ड। दो बातें, इंडिया को आप जो है अगर कश्मीर के ऊपर सेटल कर लेते हैं, दूसरा इजराइल के साथ आप अपने मामलात कर लेते हैं, तीसरी बात यह आएगी कि न्यूक्लियर दे दो वापस, क्योंकि तुम्हें अब न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है। आई रेस्ट माई केस हियर। राइटली सेड जी। वजन तो गुल साहब आपकी बात में भी बड़ी हद तक है। जन साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? और जिस तरह से आप जी अब्दुल्ला जो बात कर रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन यही तो डिबेट है। आपने टॉपिक रखा, आर्गुमेंट है, अभी लोग सुनेंगे, वो इस पे बात करेंगे, तो डिबेट नहीं है तो और क्या है? यही डिबेट है भाई। ये देखें, मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा फैसला चूंकि असूलों की बुनियाद पे था, लिहाजा हमें असूलों पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि उनके दरमियान और आज दिन तक कोई तब्दीली ऐसी नहीं आई। अगर हमने ये कहा था कि हमारा फैसला इसलिए है कि फलस्तीनी रियासत जब तक नहीं तस्लीम होती हम नहीं इजराइल को तस्लीम करते, तो कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा हमने तस्लीम कर। लेकिन ये डिबेट तो होगी, आप भी कर रहे हैं, अभी आपने ये डिबेट खोली है ना यहाँ पे, तो अब क्या किया जाए? आपके पाबंदी लगा दी जाए, सच टीवी को आग लगा दी जाए जाके? वो तो नहीं होगा ना। ये चीजें चलती हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में सैकड़ों दफा टू नेशन थ्योरी पे डिबेट हुई, और यहां पे यहूद भाई मौजूद है। यहूद भाई वो अक्सर औकात ये करते हैं, किसी ने मार दिया उसको, और मैंने मैंने उसकी क्लिप्स मौजूद है कि जब वो ये बात करता रहा है, हॉल में बैठे सैकड़ों के हिसाब से लोग तालियां बजाते रहे, तो उनको जेलों में डाल दिया आपने। ये एक सोसाइटी है जहां पे बेलगाम लोग बहस भी करते हैं। वो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी ये सोच भी लूं कि टू नेशन थ्योरी में कोई नहीं, लेकिन जन साहब सवाल ये है, आया कि इसकी इजाजत होनी चाहिए, आपको करने देनी चाहिए, उधर हॉल में इनको एक्सेस होना चाहिए, वहां लोगों को तालियां बजानी चाहिए, और आपको आजाद, मतलब ये सवाल पैदा होता है ना सर कि कब तक ये लिबर्टी किस मुल्क में है? अपने जो आपके जो अता करदा राइट्स हैं वो एक्सरसाइज करने की लिबर्टी आपको नहीं है। अपने साथ के मुल्क में देख लें, जो मुसलमान हैं उनको अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करने की लिबर्टी नहीं है। यहाँ पर कोई हमारी जो मकसद है, जो हमारे रियासत के क़याम की वजह है, उस पर बात करता है, तालियां मार, हम करने देंगे सब सर? नहीं, बात यह है कि करने दें या ना करने दें, वो कर रहे हैं। आपने क्या किया? कोई कानून है ऐसा कि जो उससे पकड़ लिया जाए और उसको सजा दे दी जाए? या आज आप ये बहस कर रहे हैं, आपने ये टॉपिक खोला, कोई ऐसा कानून है कि इस टॉपिक की वजह से आप पे पाबंदी लग जाए? ये नहीं होगा। द पॉइंट इज कि लोग बात करेंगे, गलत भी, ठीक भी, अच्छी भी, बुरी भी, और बहुत कुछ करते हैं जी। जो बातें मैं सुनता हूं, बात औक़ात इतनी तकलीफदेह होती हैं, इतना दुख होता है सुन के कि इंसान खुद चाहता है कि जाके इनकी आंखें नोच ले। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई कानून तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को रोक नहीं सकते। तो आज आप बहस कर रहे हैं इस पे, यही डिबेट है। और ये मैंने बेशुमार दफा सुना है, टू नेशन और पता नहीं क्या क्या किन चीजों पे, यानी इंसान हैरान हो जाता है कि यहाँ बैठे सर ये जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, हम जो एक चीज़ नहीं समझ सके वो ये कि यहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम समझते हैं हम कुछ भी कहेंगे। यहाँ पर मीडिया भी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें एक्सरसाइज करना है, तो इसकी कोई हदूदो क़यूद नहीं है, जबकि दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। आपको कुछ सेल्फ सेंसरशिप आपके ऊपर होती है। यहाँ पर कोई मुल्की इदारों पर बात करता है, वाजे पाकिस्तान पर बात कर जाता है। सर आइन में दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी वहां खत्म हो जाती है जहां आप एक्सप्रेशन के जरिए पाकिस्तान के किसी और कानून को वायलेट करते हैं। राइटली सेड। इस पे इजराइल के बारे में बात नहीं होगी, कोई कानून नहीं है। टू नेशन थ्योरी के बारे में बात नहीं होगी, कोई कानून नहीं है। लेकिन फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए तो वो कानून मौजूद है, जुडिशरी के खिलाफ की जाए कानून मौजूद है। ये वो चीजें हैं जो कि लोगों को इनकरेज करती हैं कि जब आपने उसका कोई कानून रखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही सर। कानून अगर जरूरत है तो बनाया जाए, लेकिन कुछ चीजों पर यकीनन उनकी एडवोकेसी यहाँ पर करने वालों के हवाले से बात होनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम इस बात पर मुत्तफिक हैं इस डिबेट में। आज गुल साहब ने भी वही बात की, जल साहब ने डिबेट की बात की, बट वी ऑल एग्री ऑन द फैक्ट
कि कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, ना फ़ायदा, सिर्फ एक्सीडिंग द टाइम लिमिट में। जस्ट अ मोमेंट, देखें, जहाँ तक बात यह है कि डिबेट का कानून, अगर कानून नहीं है कि इसराइल के मुतालिक, तो फिर आपके पासपोर्ट में कैसे लिखा हुआ है कि तमाम दुनिया के ममालिक सवाए इसराइल के? ये कानून के जरिए ही हुआ ना, कि ये बगैर कानून के तो नहीं, ये आपने और मैंने तो नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल डिबेट तो चलो ठीक है, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर अगर नहीं है तो फिर कानून बना लें, कानून साजी कर लें। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अजमल कादरी साहब और समेत इसी तरीके से खुर्शीद कसूरी साहब को बुक किया जाए, बकायदा पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या बात करके आए, किसके कहने पे, और आके रिपोर्ट किसको किया। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।